हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कहाँ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? देखिए, केमिस्ट्री ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है, चाहे वो डिफरेंट क्लिनजिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, फूड जो हम खाते हैं, मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं टाइम पड़ने पर, देन एक्सप्लोसिव्स, इसके अलावा व्हीकल्स के अंदर भरने वाला फ्यूल और तो और रॉकेट प्रोपेलेंट्स, सारे के सारे केमिकल्स हैं। ठीक है। और इतना अच्छा लगता है, इतना अमेजिंग लगता है ये देखकर कि अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है उसका बेस भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स आर एवरीवेयर। कोई भी कम्युनिकेशन दैट इज थ्रू केमिकल्स। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ड्रग्स, फूड और क्लेंजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। ये 3 ही हमारे सिलेबस में हैं। सो आपने देखा हमारी डेली लाइफ का शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिसको केमिस्ट्री ने इन्फ्लुएंस नहीं किया हो। जो कपड़े आप पहनते हो, क्लींजिंग एजेंट है, जो पाउडर क्रीम आप लगाते हो, जो डीओ आप यूज करते हो, वट एवर, चाहे वो हेयर ऑयल है, चाहे कोई भी एक्सेसरी है, ये मेरे पास मार्कर है, आपके पास पेन होगा, केमिस्ट्री कहाँ नहीं है? कहीं हम इसके अंदर इंक यूज कर रहे हैं, दैट इज अ केमिकल। आप रिफिल यूज कर रहे हो, उसके अंदर केमिकल है, दैट इज ऑल्सो केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे एंड दैट विल बी ड्रग्स, देन केमिकल्स इन फूड्स एंड ऑल्सो केमिकल्स एज क्लिनजिंग एजेंट्स, वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे ड्रग्स की। तो पहले मैं बात करने वाली हूं ड्रग्स के बारे में। नो व्हाट इज ड्रग? आपके मम्मी या डैडी सुन रहे होंगे तो सोचते होंगे मैम क्या पढ़ा रही है, बच्चों को ड्रग्स के बारे में बता रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम लोग एक वर्ड सुनते हैं ड्रग, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, वो गंदी वाली चीजें सारी, चिट्टा काला पता नहीं क्या क्या, यही बातें आती है ना माइंड में। ड्रग मीन्स पुलिस की रेड, ड्रग मीन्स न्यूज़पेपर की कटिंग, हेरोइन, कोकीन एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, वो भी ड्रग है, लेकिन इन्हीं ड्रग्स को हम यूज भी करते हैं सेफ मोड के अंदर। तो बेसिकली अगर मुझे ड्रग को डिफाइन करना हो तो व्हाट इज ड्रग, मैं यहां से फर्स्ट डेफिनेशन पिक कर रही हूं, दिस वन। इट इज अ सब्सटेंस, ड्रग इज अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब केमिकल कंपाउंड। दिस इज बेसिकली हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री इन एक्शन की बात कर रहे हैं, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। अब इस ड्रग का पर्पस क्या होगा? पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज को हम डायग्नोज कर रहे हैं, देन प्रिवेंशन, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिजीज। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम ड्रग इसी को बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक पोस्ट रहती है हमारे इसके सर्विस कमीशंस के अंदर, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिसिन की क्वालिटी को भी चेक करता है। ये थोड़ी ना कि वो ड्रग्स बेचने वालों को पकड़ने जाएगा, उसके लिए तो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर मेडिसिन की गुणवत्ता, आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा कि किसी कंपनी की मेडिसिन के सैंपल फेल हो गए, कौन चेक करता है? यस, ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो ड्रग इज अ सब्सटेंस, बेसिकली इट्स अ केमिकल कंपाउंड used for the purpose of diagnosis, prevention, relief or cure of a disease. Okay. अब मैं इसको अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखूं तो ये है, जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स आर
chemical compounds or chemicals. These are chemicals of low molecular mass. लो मॉलिक्यूलर मास. अब ये लो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम? जी नहीं, हम यूनिट में बात करेंगे और ये यूनिट्स वेरी करती हैं 100 टू 500 यूनिट्स. सिर्फ इतना सा इनका मॉलिक्यूलर मास, विच इंटरैक्ट. अब ये इंटरैक्ट किसके साथ करेंगी? क्योंकि ड्रग्स हमारी बॉडी में जाएंगे, they will interact with macromolecules. कौन से macromolecules? Biomolecules present inside our body. Macromolecule targets. इनके बारे में मैं आगे बात करूंगी. Macromolecule targets in the body to produce a biological response. This is the technical definition. ये तो हो गया सिंपल. ड्रग हम सिंपली किसको बोलेंगे? ठीक है, तो केमिकली जब हम ड्रग को डिफाइन करते हैं, these are chemicals of low molecular mass. ओके, ये रहा ड्रग. ड्रग का मॉलिक्यूलर मास क्या है? लो मॉलिक्यूलर मास. ओके, ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? इट विल इंटरैक्ट विद मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट. तो हम यहां लिखेंगे टारगेट मॉलिक्यूल्स. दे इंटरैक्ट विद टारगेट मॉलिक्यूल्स और क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स. छोटा सा मॉलिक्यूल, लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत छोटा साइज का होता है, लेकिन हमारी बॉडी के बायोमोलिक्यूल्स के साथ, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ ये खुद तो इतना सा होगा, लेकिन इनके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल दे आर वेरी वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और सर्टेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा. मतलब बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगा. ओके, अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया, इफ दिस रिस्पॉन्स इज बेनिफिशियल, हमारे लिए बेनिफिशियल है, इट वॉज डिजायर्ड, हम चाहते थे कि ऐसा एक्शन होना चाहिए, तो ये बन जाती है मेडिसिन. इट विल बी मेडिसिन. अगर ये डिजायर्ड है तो इट विल बी अ मेडिसिन. लेकिन अगर ये डिजायर्ड नहीं है, सो इट्स अ पॉइजन फॉर आवर बॉडी. इट्स नॉट गुड, राइट? तो ड्रग, इट रिएक्ट्स विद बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी और एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे, कोई ना कोई उसका एक्शन होगा. अगर वो रिस्पॉन्स हमारे लिए पॉजिटिव है, डिजायर्ड है, बेनिफिशियल है, तो हम इस ड्रग को बोलेंगे दैट इट इज अ मेडिसिन. अदरवाइज इट इज अ पॉइजन. अब देखो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो मेडिसिन बताता है तो गैप देता है. अगर आपको 2 टाइम मेडिसिन लेनी है तो 12 घंटे का गैप होगा. अगर 3 टाइम लेते हो तो 8 आवर्स का गैप होगा, राइट? तो डॉक्टर एक प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन आपके बॉडी वेट के हिसाब से. एज, बॉडी वेट, छोटे बच्चों को उनकी एज के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है. तो उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वेरी स्मॉल, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए. इतनी बड़ी आपकी बॉडी है और एक छोटी सी पैरासीटामोल की टैबलेट से बुखार उतर जाता है, तो इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. अब पैरासीटामोल खाई और बुखार उतर गया, इट वॉज बेनिफिशियल. तो इट इज वो ड्रग जिसका नाम क्या था? पैरासीटामोल. तो वो क्या बन गई? मेडिसिन. क्लियर हो गई बात? तो ड्रग और मेडिसिन में सिर्फ एक छोटी सी लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है. ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स. लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी. क्योंकि जिस केमिकल से बॉडी को नुकसान होगा उसको आप मेडिसिन कैसे बोल सकते हो, राइट? तो ये था हमारे पास ड्रग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब ये वर्ड आया कहां से? ड्रग कहां से आ गया हमारे पास? देखिए, इट हैज बीन डिराइव्ड, ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड ड्रॉगे.
और इसका मतलब होता है मीन्स हर्ब। तो बहुत पुराना ये वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से इसको पिक किया गया है और फ्रेंच में ड्रागे का मतलब होता है हर्ब। अब देखो, जब तक केमिकल्स नहीं बने थे, केमिकल्स का ट्रेंड ज्यादा पुराना नहीं है, ये नया है। जब तक केमिकल्स को हम यूज नहीं करते थे तो बीमारियों का इलाज कैसे होता था? आज भी हो रहा है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हर्ब्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हर्ब्स। ठीक है, अभी भी ड्यूरिंग कोविड जो काढ़ा आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, रिकमेंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, है ना, आयुष अथॉरिटीज जो काढ़ा मार्केट में दे रहे हैं, उसके अंदर है क्या? सारे के सारे हर्ब्स हैं, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड की गई हैं, ऑल हर्ब्स। तो किसी को पेट दर्द होता है, क्या करते हैं? पुदीने का रस दो जी, इसको पुदीने का काढ़ा बना दीजिए। बुखार हो गया है, खांसी हो गई है, तुलसी की लीव्स डाल के काढ़ा बना दीजिए। ठीक है, तो हमारे घरों के अंदर ही इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। आपने ये वर्ड सुना है, मेडिसिनल प्लांट्स, वो हर्ब्स जिनकी कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू है। तुलसी के पत्ते आप सुखा के रख लीजिए, जब भी आपका गला खराब हो, टेम्परेचर है, जुकाम है, तो आप उसमें डाल सकते हो, काढ़े के अंदर डाल के आप उसको पी सकते हो। गला खराब है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च आप क्रश करके चाय के अंदर डाल के लीजिए, लौंग, इलायची। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किचन के अंदर भंडार है उन चीजों का जिनसे बहुत सी बीमारियां जो है वो क्योर होती है, मैक्सिमम बीमारियां क्योर होती है। तो पुदीने के रस से पेट का दर्द ठीक हो गया। पुदीने के पत्ते तो हरे रंग के होते हैं, तो वॉज इट क्लोरोफिल विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योर ऑफ पेन? पेट का दर्द क्या क्लोरोफिल ने ठीक किया? तब तो मैंगो ट्री के लीव्स भी काम कर सकते हैं, गावा की भी काम कर सकते हैं। नहीं, क्लोरोफिल ने जो भी स्टमक के अंदर पेन हो रही थी उसको ठीक नहीं किया। हमें कोई ऐसा केमिकल ढूंढना था जिससे पेट के दर्द ठीक हो सकता है। पेट के अंदर वो क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं? इंजेक्शन की वजह से था या और क्या प्रॉब्लम थी? मैक्सिमम टाइम। तो उसके बाद आपने मार्केट में पुदीन हरा की गोलियां देखी होंगी, वो भी तो पुदीने का ही काम करती है। तो पुदीने का जूस निकाला, उसको छोटी सी गोली के अंदर ऐड किया, कुछ और एडिबल चीजें डाल के, मेडिसिन बन गई। केमिकल तो डाला ना, मेडिसिन बन गई। तो वो केमिकल विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योर ऑफ पेन, अब कितना पुदीना उगाएंगे? पुदीना तो पूरा साल नहीं मिलता है। तो क्यों ना उस पर्टिकुलर केमिकल की कॉम्पोजिशन निकाली जाए, उसमें कितने कार्बन थे, कितने नाइट्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन थे, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या था, उसको लेबोरेटरी में बना लिया। तो यहां से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट होती है कि कहां से जो चीजें हर्ब्स में थी सेम वैसी ही चीजें बना दी। आप मार्केट के अंदर वेनिला एसेंस की आइसक्रीम खाते हो, तो वो एसेंस, वेनिला वाला एसेंस, वो किसी प्लांट का एक्सट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ केमिकल, वेलिन, राइट। तो केमिकल्स, हर केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, उसकी कॉम्पोजिशन निकाली और उसको लेबोरेटरी में बना लिया गया। रबर के प्लांट से निकलता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। उसको जब हमने रबर बना दिया, नियोप्रीन, ठीक है, लेकिन उसी के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता मिथाइल की जगह पे क्लोरो ग्रुप लगाया, लेबोरेटरी में बना दिया क्लोरोप्रीन। तो दैट इज सिंथेटिक रबर, SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो हर चीज को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है सिंथेटिकली। सिंथेटिक जो हमारे पास चीजें आएंगी जो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड हैं, तो दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आप प्लास्टिक का मग यूज करते हो, बकेट यूज करते हो, टॉयज हैं बच्चों के, कारपेट्स, रोप्स, हर चीज दैट इंक्लूड्स सिंथेटिक केमिकल्स। तो कैसे आप कहेंगे कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर नहीं है? तो ड्रग्स के अंदर हम बात कर रहे थे, इट्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट इज हर्ब। तो ये हो गया ड्रग। फिर आपने ये भी देख लिया कि मेडिसिन आप किसको बोल देंगे जब हम ड्रग को किसी थेरेप्यूटिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे, ठीक है।
तो आप मेडिसिन किसको बोलेंगे? व्हाट इज मेडिसिन? ड्रग ही मेडिसिन की तरह यूज होगा व्हेन द ड्रग हैज useful action in the diagnosis, prevention or treatment cure of a disease. और एक लाइन में अगर आप इसको कहें, और therapeutic effect, it is called medicine. ठीक है, या तो ये लिख लो या सिर्फ when a drug has therapeutic effect it is called medicine, right? Okay, now next is what is chemotherapy. जब कीमोथेरेपी की बात आती है तो हर किसी के माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक करती है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, है ना, कीमोथेरेपी. देखो, जब भी हम किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए केमिकल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी. कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर कीमो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है. उसका मतलब ये नहीं है कि रेडिएशंस को कीमोथेरेपी नहीं बोलते हैं, दैट इज रेडियोथेरेपी. पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशंस का ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके कैंसर वाले बॉडी पार्ट के ऊपर, एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, केमिकल्स. और वो केमिकल्स उसकी बॉडी में जाके कैंसर से क्योर करने में उसकी हेल्प करते हैं, तब उसको कहते हैं कीमोथेरेपी. और वो काफी हाई डोज होती है. कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं तो उसको ऐसे लेते हैं, फर्स्ट डोज ऑफ कीमो, पहली कीमो हो गई, दूसरी कीमो हो गई, तो बेसिकली उसी के साथ होती है. बट ऐसा नहीं है. कीमोथेरेपी इज अ जर्नल टर्म. कीमोथेरेपी इट्स अ जर्नल टर्म. जो स्टूडेंट्स बी फार्मेसी करते हैं, डी फार्मेसी करते हैं या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है दैट व्हाट इज कीमोथेरेपी. सो द यूज ऑफ द केमिकल्स, द यूज ऑफ द केमिकल्स फॉर, किसके लिए? Use of the chemicals for therapeutic effect. Therapeutic effect is called chemotherapy. इसे हम बोल देते हैं कीमोथेरेपी. और ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूं दैट हम जो भी ड्रग्स लेंगे, अब वो मेडिसिन की फॉर्म आ गई, आप उसको दो तरह से यूज करोगे, या तो बिल्कुल सेफ क्वांटिटी या फिर अनसेफ. ठीक है, डॉक्टर ने बोला एक टैबलेट खानी है, आपने 4 इकट्ठी खा ली कि बीमारी जल्दी से खत्म हो जाए, तो अगर आप उसको सेफ मोड में लेते हो देन इट इज मेडिसिन. लेकिन अगर आपने उसको ओवरडोज ले लिया, एक्सेस में ले लिया, एक कैप्सूल बोला था आपने 10 कैप्सूल इकट्ठे खा लिए, तो दैट इज अनसेफ, दैट विल एक्ट एज पॉइजन. बड़ी सिंपल सी चीज है, फिल्मों में देखा होगा आपने कि बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेते हैं हीरो या हीरोइन, है ना, फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट होती है, मरने वाले हो जाते हैं, वॉट एवर, सुसाइडल अटेम्प्ट होती है फिल्मों के अंदर. तो उसमें है क्या? नींद की गोली, दैट इज स्लीपिंग पिल, इट्स अ मेडिसिन. जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती उनको दिया जाता है, तो उसकी एक ही टैबलेट खानी होती है. अगर एक से ज्यादा टैबलेट्स खा लेंगे, 4, 5, 10 टैबलेट्स खा लेंगे, दैट विल एक्ट एज पॉइजन. आपकी बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाएगी एंड इट विल एक्ट एज पॉइजन. तो ये छोटे छोटे हमारे पास डेफिनेशंस थी. अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे. ड्रग मतलब मेडिसिन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ये काम करती हैं, जब इनको डिजाइन किया जाता है, हाउ दे आर डिजाइंड. बिल्कुल सही समझ रहे हो आप. जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है, जैसे कोई ड्रेस डिजाइनिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ड्रग्स भी डिजाइन होती हैं. ये अलग बात है, उनमें कलर फिल नहीं करने होते, लेकिन ड्रग डिजाइनिंग का मतलब जब कोई ड्रग बनाई जाती है
बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये ड्रग बॉडी में जाकर किस बायोमोलिक्यूल से इंटरैक्ट करेगी, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मिनिमम साइड इफेक्ट पे उसको कैसे लेकर आना है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिजाइनिंग। अब ड्रग्स के अंदर कितना बड़ा केमिकल कंपाउंड होगा, कोई भी ले लीजिए आप, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बना लीजिए या एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। दिस इज एस्पिरिन, ठीक है, दिस इज एस्पिरिन 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो रिएक्ट करेगा और उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लीड कंपाउंड। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, ये अलग से नहीं करेगा, इसके एसिड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये एसिडिक स्ट्रक्चर है, इट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, राइट। तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब ये टारगेट के साथ जाके रिएक्ट करने वाला है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इट इज नोन एज लीड कंपाउंड। पूरे का पूरा ड्रग नहीं, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड उसके अंदर जो प्रेजेंट है दैट विल एक्ट एज लीड कंपाउंड, राइट। अब देखिए, जो ड्रग्स दी जाती हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, बहुत तरीके हैं। हम उनको ओरली लेते हैं, टैबलेट है या कोई सिरप है तो हम उसको पी जाते हैं ओरली। दूसरा इंट्रावीनस, आपने देखा होगा, यहाँ वेन में लगाते हैं, इस जगह पे वेन में लगाते हैं। पेशेंट्स को देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज इधर ही लगाते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रावीनस, इंट्रावीनस वेन के अंदर। देन इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर। देन सबक्यूटिनस, सबक्यूटिनस मतलब बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। तो बहुत से तरीके हैं मेडिसिन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। अब ड्रग्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, इनको बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर आप बांट सकते हो। अगर आपको ड्रग्स को स्टडी करना है, मेडिसिन को स्टडी करना है, आपका इंटरेस्ट बन जाता है, गो फॉर बी फार्मेसी, वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और बहुत अच्छा करियर भी है इसके अंदर। तो पहली हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। हर ड्रग की एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बॉडी के अंदर जाके वो काम क्या करती है। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को ड्रग्स किस तरीके से क्लासिफाई करनी होती है, पढ़नी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब अगर किसी का सिर दर्द है तो कौन सी मेडिसिन देनी है, किसी को टेम्परेचर है तो कौन सी मेडिसिन देनी है, वो ये क्लासिफिकेशन बताएगी। मतलब अगर किसी को मान लीजिए पेन है तो डॉक्टर बोलेगा इसको क्या देना है हमें, पेन किलर, मतलब ही विल गो फॉर एनाल्जेसिक्स। अगर किसी को फीवर है, हाई फीवर है, इट विल गो फॉर एंटीपायरेटिक्स। समझ आ गई बात। पेन है तो एनाल्जेसिक्स देने हैं, देन बुखार है तो एंटीपायरेटिक देनी है, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक देनी है। तो इट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। किस ड्रग का क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होने वाला है बॉडी पे, उस हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स, ओके। देन एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर कितनी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात कर रहे हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये जो लाइफ का सिस्टम है, लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज सिंगल रिएक्शन, जिसके अंदर फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ऑल आर केमिकल प्रोसेसेस, राइट। तो किस प्रोसेस को हमें बढ़ाना है, किस प्रोसेस को घटाना है, कौन सी मेडिसिन दी जाए। मान लीजिए बॉडी के अंदर एलर्जी हो गई, बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है, कईयों को पोलन ग्रेन से होती है, कईयों को कुछ फ्लावर से होती है, रोज का फ्लावर इनहेल करते ही स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग फ्लावर, किसी को लिली से हो सकती है, राइट, तो मैरीगोल्ड से हो सकती है, तो फ्लावर से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है, कईयों को किसी खाने वाली चीज से एलर्जी हो सकती है, कईयों को वीट एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, कईयों को
सनलाइट से एलर्जी होती है, मुझे है, सनलाइट से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी हो गई, एलर्जी हुई मतलब बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे ही बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको रिस्पॉन्ड करेगी, और वो रिस्पॉन्स हमें कैसे दिखाई देगा? या तो स्किन के ऊपर रैशेज आ जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, स्किन रफ हो जाएगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्क्रॉचिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ऑल सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। इसके अलावा जैसे पोलन ग्रेन से या फ्लावर से एलर्जी होती है, स्नीजिंग, उसको इनहेल करते ही स्नीजिंग विल स्टार्ट, नोज से पानी आना शुरू हो जाएगा, देन वाटरी आईज, आईज में से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीके हैं एलर्जी के। अरे कहाँ से आई एलर्जी? बायोकेमिकल प्रोसेस। हुआ क्या? बॉडी के अंदर हिस्टामिन, इट्स अ केमिकल जो बॉडी के अंदर रिलीज होता है जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करा, बॉडी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, हिस्टामिन जनरेट हो गई बॉडी में, और हिस्टामिन जनरेट होते ही केमिकल रिएक्शन से ये बना, बॉडी में रैशेज आ गए, खारिश होनी शुरू हो गई, सिम्टम आ गए कि एलर्जी हो गई। अब डॉक्टर को पता है कौन सी मेडिसिन देनी है, किसके ऊपर बेस्ड था? बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा हुआ? जनरेशन ऑफ हिस्टामिन। तो क्या देना है? एंटी हिस्टामिन। तो इसको सप्रेस करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी हिस्टामिन। आप लोग खाते होंगे ड्यूरिंग एलर्जी, सिट्रिजिन लेते हो, एबिल लेते हो, तो दीज आर एंटी हिस्टामिन्स। तो किसके ऊपर हमने क्लासीफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, उसको रोकने के लिए क्या करना है? ओके, नेक्स्ट इज केमिकल स्ट्रक्चर। कई बार हम ड्रग्स को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर एलर्जी को ठीक करने वाली मेडिसिन, चलो मैं इसी की बात करती हूँ। एलर्जी को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है दैट इज स्टीरॉयड। मैक्सिमम मेडिसिन जो दी जाती हैं बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, वो स्टीरॉयड्स ही होते हैं। ठीक है, तो स्टीरॉयड्स, सारे स्टीरॉयड्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का रहता है। ये मैं बेसिक स्केलेटन बना रही हूं स्टीरॉयड्स का। दिस इज बेसिक स्केलेटन। ये रहा बेसिक स्केलेटन स्टीरॉयड्स का। अब जगह जगह के ऊपर कितनी जगह खाली पड़ी हुई है हमारे पास, इनके ऊपर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगेंगे और अलग अलग मेडिसिन बन जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है स्टीरॉयड्स का। इसी तरीके से जैसे हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फा ड्रग्स की मैं बात कर रही हूं, सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स का सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, और जो सल्फोनामाइड्स हैं, सल्फोनामाइड्स दे आर हैविंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। एंटीबैक्टीरियल, कोई आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो गई है, उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर कोई ऑइंटमेंट देता है। बैक्टीरियल प्रॉब्लम है कोई आपकी स्किन के ऊपर, तो डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेगा उसका बेसिक सॉल्ट क्या होगा? सल्फोनामाइड। उसी की मॉडिफाइड फॉर्म होगी। तो स्ट्रक्चर सेम है तो उनका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर टारगेट्स। देखो ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट की क्लासिफिकेशन है, पहले तो मैं इसकी आपको एप्लीकेशन बताती हूं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स हम इसी क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर टारगेट, कौन सा बायोमॉलिक्यूल एज आ टारगेट यूज किया गया, ड्रग उसी हिसाब से उसी को बेस बनाकर डिजाइन की जाएगी या पेशेंट को दी जाएगी कि टारगेट मॉलिक्यूल हमने कौन सा यूज किया। अब टारगेट के अंदर कौन आते हैं? दे आर बायोमॉलिक्यूल्स। और कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं? इनमें आ जाते हैं एंजाइम्स, राइट, देन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है, रिसेप्टर्स हैं, देन न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मैंने शुरू में बात की थी, दैट ड्रग्स कंबाइन विथ टारगेट मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, और जिसको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल देते हो, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एवरी ड्रग फंक्शन थ्रू दिस क्लासिफिकेशन। जब हम ड्रग की एक्टिविटी की बात करेंगे, ड्रग काम कैसे करती है, तो आप देखना उसमें मॉलिक्यूलर टारगेट इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है,
मोस्टली बीकासुल का कैप्सूल आप लोग जब खाते हो, जिसको आप बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हो, तो यूरिन का कलर येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वो ड्रग जब आपकी बॉडी के अंदर गई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, तो बॉडी के अंदर, यूरिन के अंदर वो जो येलोनेस आ गई है, वो जो येलो कलर है, वो उसकी मेटाबॉलिज्म का आफ्टर इफेक्ट है। ठीक है, और हम बोलते हैं बॉडी की गर्मी बाहर निकल गई, हम ठीक हो गए। ठीक है, तो वो बी कॉम्प्लेक्स बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, उसकी मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसकी डिग्रेडेड पोर्शन था, डिग्रेडेड मटेरियल था, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब इनका हम देखेंगे रिसेप्टर किस तरीके से काम करता है, मतलब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कैसे होता है। तो ड्रग्स की बात करें, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास विच इंटरेक्ट विद मॉलिक्यूलर टारगेट टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और अगर ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बेनिफिशियल है, डिज़ायर्ड है और थेरेप्यूटिक है, इट बिकम्स मेडिसिन। उस पर्टिकुलर ड्रग को हम क्या बोलेंगे? मेडिसिन, जिसको हम थेरेपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें हम पेशेंट को देते हैं उसकी बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप में आती है, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। तो दवाई लेने के लिए अगर हम ड्रग का सेफ डोज ले रहे हैं, इट विल एक्ट एज मेडिसिन। मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन। लेकिन अगर हम उसी ड्रग का अनसेफ डोज लेते हैं तो क्या होगा? यस, इट विल बिकम पॉइजन। इट इज़ अनसेफ। हमें जब भी कोई मेडिसिन लेनी है, अपनी मर्जी से कभी दवाई नहीं लेनी, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही पूछकर दवाई लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर खुद नहीं बन जाना। तो अगर हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम बहुत तरीक़ों से इनको क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर टारगेट। वन बाय वन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ये क्या काम करती है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है, बॉडी के अंदर जाके इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर को पता है इसको पेन किलर देना है। अगर किसी को कोई ज़ख्म हो गया है तो एंटीसेप्टिक देना है। मतलब उनकी फार्माकोलॉजी के हिसाब से हम मेडिसिन देंगे। अब एंटीसेप्टिक बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। ड्रग एक्शन, एक्टिविटी ऑफ ड्रग, ड्रग क्या काम करती है जाकर, किसी को एलर्जी हो गई, कौन सी मेडिसिन देंगे? जब हम ड्रग एक्शन की बात करते हैं मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के अगेंस्ट कुछ यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू हिस्टामाइन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एंटीहिस्टामिन। वो इस एलर्जी को ठीक कर देगा। ओके, केमिकल स्ट्रक्चर। अब ये आपको अलग अलग गोलियां दिखाई दे रही हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन सेम हो सकती है। तो जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, उनकी एक्टिविटी भी सेम होती है। अब जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड्स का और ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो जितने भी एंटीबैक्टीरियल्स हैं ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा बहुत सॉल्ट आगे पीछे हो जाएगा लेकिन काम सभी यही करेंगे। ये जो ग्रीन ग्रीन बैक्टीरियाज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उनको ख़त्म कर देंगे। ओके, देन लास्ट इज मॉलिक्यूलर टारगेट्स। अरे भाई, ये मेडिसिन किस मॉलिक्यूल को टारगेट करेगी, किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? कार्बोहाइड्रेट के साथ, लिपिड्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ या फिर न्यूक्लिक एसिड्स के साथ। इन बायोमॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ड्रग टारगेट्स और सिंपल टारगेट मॉलिक्यूल्स। अब देखो, ड्रग्स जो हैं इन एक्टिव साइट्स के ऊपर लग के केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। और जिन ड्रग्स के साइजेस सेम होते हैं, प्रोसीजर भी सेम होता है उनकी एक्टिविटी का। और ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट की क्लासिफिकेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, दैट इज कैंसर एंड ट्यूमर्स। नाउ पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को हैरानी नहीं होती कि हर चीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन? और दवाई तो हम मुंह से ही खाते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रावीनस दी जाती है। हेडेक की मेडिसिन से हेडेक क्यों दूर हो जाती है? टेम्परेचर की मेडिसिन से टेम्परेचर क्यों उतर जाता है? और अगर मसल्स फुल हो गई हैं तो उससे मसल्स रिलैक्स क्यों हो जाती हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर रहता है इन ड्रग्स का। तो बॉडी के अंदर
टारगेट मॉलिक्यूल्स मतलब बायोमॉलिक्यूल्स वो कौन कौन से और कैसे काम करते हैं? दीज आर एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स, कैरियर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कौन किस तरीके से काम करता है, एक एक करके। एंजाइम्स के बारे में आप और चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन करता है, प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम फिर से फ्री हो जाता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। सो रिसेप्टर्स, these are vital to the communication system in the body, communication through nerve cells. Then carrier proteins, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में होती हैं एंड दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स, दिस दे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड्स, कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देन लिपिड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ड्रग और बायोमॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। द एक्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल एंड द बायोमॉलिक्यूल दैट इट टारगेट्स। कैसे? सेम फंक्शन है जो एंजाइम का होता है, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ये हमारे पास एंजाइम, और ये जो आप इसमें डिप्रेशन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। अब इस डिप्रेशन के अंदर कौन फिट हो सकता है? इस एक्टिव साइट के अंदर कौन फिट हो सकता है जिसका बिल्कुल शेप इसके जैसा होगा? बिल्कुल ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कंडक्ट करेगा। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट आया है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और सेम लॉक एंड की मेथड होता है, पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की। A substrate binds to the active site of an enzyme through a variety of interactions. कौन कौन सी force of attraction रहती है इसके बीच में? Question, very important question. These forces may be ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interaction and dipole-dipole interaction. Note it down. Interaction between substrate and enzyme. अब ये जुड़ गए, केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना और वो एंजाइम को छोड़कर चला गया। अब देखो एंजाइम की एक्टिव साइट एज इट इज़ है और प्रोडक्ट दोनों वहाँ से छोड़कर चले गए। नाउ इट इज़ अगेन वेकेंट एंड वेटिंग फॉर अनदर सबस्ट्रेट। अगला सबस्ट्रेट आएगा, रिएक्ट करेगा, चला जाएगा, फिर आएगा, फिर रिएक्ट करेगा, चला जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स? देखो ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी, सबस्ट्रेट तो रेड कलर का है, लेकिन उससे पहले कोई और आ गया जिसकी शक्ल सूरत उससे मिलती थी और उसने उसकी साइट को ब्लॉक कर दिया। अब केमिकल रिएक्शन तो होगा नहीं, है ना? तो इस तरीके से अब देखो एक्टिव साइट दोनों के लिए सेम है, सबस्ट्रेट के लिए भी और जो हमारे पास इनहिबिटर है उसके लिए भी। तो ये दो तरीके से करेगा। एक बाय कंपीटिंग विद नेचुरल सबस्ट्रेट, कंपटीशन में है, एक बोलता मैं जाऊंगा, दूसरा बोलता मैं जाऊंगा, और पहुंच कौन गया? जो बाहर से आया, इनहिबिटर है, और बेचारा सबस्ट्रेट साइड में रह गया, वो कंपटीशन से बाहर हो गया। कंपीट कर रहा है, धक्का मार रहा है, बट वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। तो इट इज कॉम्पिटिटिव। दूसरा तरीका भी है एक, बाय बाइंडिंग टू डिफरेंट साइट ऑन एंजाइम कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब ये करेगा क्या? बड़ा शैतान है, ये दूसरी साइट पे लगा, दिस इज एलोस्टेरिक साइट, सामने नहीं लगा, पीछे से वार किया। और ये जो एक्टिव साइट है ये उसके लिए थी, सबस्ट्रेट के लिए, अगर वो गोल डिप्रेशन होती, लेकिन इसने क्या किया? इसने उस डिप्रेशन को खराब कर दिया कि अगर मेरा साथी नहीं आ सकता तो मैं तेरे को भी नहीं आने दूंगा। तो डिप्रेशन उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट को डीफॉर्म कर दिया। तो इट वाज एलोस्टेरिक साइट। तो जो भी इनहिबिटर है अल्टीमेटली उसने किया क्या? एंजाइम की काम करने की क्षमता को खत्म कर दिया। ठीक है, फिर उस काम के लिए क्या करेंगे? एक नया एंजाइम आना पड़ेगा, है ना? अब ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन कैसे होती है? ये आपके सामने स्ट्रक्चर है सेल का, और ये रहा इंटीरियर ऑफ सेल, ये सेल मेम्ब्रेन। अब देखो रिसेप्टर जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट है कि केमिकल मैसेंजर के मैसेज को पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा। इसका कुछ पोर्शन मेम्ब्रेन के बाहर झांक रहा होता है और उसके ऊपर होती है एक्टिव साइट। यहीं पे ये केमिकल मैसेंजर को रिसीव करेगा। दोनों में इंटरेक्शन हुआ, केमिकल मैसेंजर आया और वहाँ से मैसेज इसने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास कर दिया। ठीक है, और ये मैसेज न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी जाएगा और न्यूरॉन टू मसल्स भी जाएगा, जो भी एक्टिविटी उसने करनी है।
रिसेप्टर, ये आया केमिकल मैसेंजर और ये इसने मैसेज पास किया। केमिकल मैसेंजर का जो भी मैसेज था रिसेप्टर ने बाहर से अंदर सेल्स को पास कर दिया, और मैसेज पास होते ही केमिकल मैसेंजर चला जाता है और उसकी एक्टिव साइट अगेन वेकेंट हो गई। एक्टिव साइट इज अगेन वेकेंट और ये रेडी है एक और केमिकल मैसेंजर को रिसीव करने के लिए। रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट है ये स्लाइटली मॉडिफाई कर लेता है जिस वक्त केमिकल मैसेंजर को इसने अकोमोडेट करना है। एंड द मोमेंट मैसेज पास हो गया, केमिकल मैसेंजर वापस चला जाएगा, तो ये जो रिसेप्टर है ये अपनी पहले वाली शेप को दोबारा से रीगेन कर लेता है। तो इस तरीके से केमिकल मैसेंजर अपने मैसेज को कन्वे करता है विदाउट एंटरिंग इनसाइड द सेल। थ्रू किसके थ्रू किया इसने? थ्रू रिसेप्टर। अब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स हैं फॉर स्मेल, टेस्ट, विजन, हियरिंग, टच। और ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हर रिसेप्टर की साइट अलग है, उसकी एक्टिव साइट अलग है, और इस रिसेप्टर का स्ट्रक्चर अलग है, और इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड वो भी अलग है। अब देखो ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, राइट, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है? ये जितने भी हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो भी केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये रिसेप्टर इसका मैसेज रिसीव करता है और सेल को पास ऑन कर देता है। देखिए हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल। सेल की एक मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं, बहुत सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही ये सेल आपस में जुड़े होते हैं हर साइड से। सेल सेल जुड़कर क्या बन जाता है? टिश्यू। टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो पूरी बॉडी इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स। तो जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वाटर सॉल्युबल डिस्पर्स होती है पूरी बॉडी स्ट्रीम के अंदर, लेकिन उसको एक्ट कहाँ पे करना है? एक पर्टिकुलर टारगेट साइट के ऊपर जाके। कौन से बायोमोलिक्यूल को उसको टारगेट करना है? कार्बोहाइड्रेट को, एंजाइम्स को, या प्रोटीन्स को, या न्यूक्लिक एसिड को। किसके साथ उसको इंटरेक्ट करना है? इट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेट। जब हम ड्रग को पेशेंट को हम ड्रग दे देंगे उसके बाद दैट इज डिसाइडेड कि उस ड्रग को कहाँ जाके रिएक्ट करना है और कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो लिपिड्स का पोर्शन बाहर को होता है, तो ये प्रोटीन वाला पोर्शन अंदर को, ये लिपिड्स, और इसके अंदर हमारे पास ये लीजिए दिस इज रिसेप्टर, ऐसे। तो रिसेप्टर थोड़ा सा बाहर है, ये यहां पे सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। रिसेप्टर का ये पोर्शन बाहर है और ये पोर्शन भी मेम्ब्रेन से बाहर। मेम्ब्रेन से बाहर का मतलब ये एक्सटीरियर है। नाउ दिस इज इंटीरियर ऑफ सेल, दिस इज इंटीरियर ऑफ सेल। तो इधर भी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये रहा रिसेप्टर। ये इसके ऊपर है एक्टिव साइट जिसके ऊपर आके केमिकल मैसेंजर को लगना है, दिस इज एक्टिव साइट। और मैं इसको मैं बोल सकती हूं बाइंडिंग साइट, दिस इज बाइंडिंग साइट। अब देखो यहां पे कौन आके एडजस्ट हो सकता है जिसकी शेप इसमें फिट होने वाली हो। तो ये रहा मेरे पास केमिकल मैसेंजर, लेकिन इसकी शेप हल्की सी ऐसे है, बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास रिसेप्टर और ये रहा केमिकल मैसेंजर। तो जैसे ही इसने इसको रिसीव किया व्हाट विल हैपन, ये अपनी शेप को ना एडजस्ट कर लेगा इसके हिसाब से। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसका मेम्ब्रेन का ज्यादा पोर्शन नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। तो ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया जस्ट टू अकोमोडेट ये जो बाहर से केमिकल मैसेंजर आया है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये अपनी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है,
और अब देखो ये आके इसमें सेटल हो गया। इसके लगते ही इसने रिसेप्टर को जो मैसेज देना था, दोनों का कनेक्शन हुआ और यहां से मैसेज सेल के अंदर पहुंच गया। जो मैसेज ये लेकर आया था वो मैसेज सेल को इसने दे दिया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये चला जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसी रिसेप्टर की बात कर रही हूं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये रिसेप्टर चला गया और इसकी शेप फिर से रीगेन कर लेगा। ये जो भी केमिकल मैसेंजर था, इसने अपना मैसेज पास ऑन किया और ये चला गया। तो इस तरीके से टारगेट और रिसेप्टर, इनके बीच में, केमिकल मैसेंजर और रिसेप्टर के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि वहां से आया, एक्टिव साइट के ऊपर लगा, इसकी शेप इसके जैसी नहीं है तो ये खुद को चेंज कर लेता है। दोनों जुड़े आपस में, इसने मैसेज कन्वे किया और ये चला गया। राइट, अब ये वाला जो मैसेज है एक सेल से दूसरे सेल में कन्वे हो जाता है और जो भी कम्युनिकेशन होनी थी, चाहे वो एक सेल से दूसरे सेल को है, चाहे सेल से मसल्स को है, दैट इज कम्युनिकेटेड इन अ वेल प्लान्ड मैनर। अब इसी एक्टिविटी को देखते हुए, अब ये केमिकल मैसेंजर है कौन, ड्रग। राइट, तो अब इन्हीं की एक्टिविटी को देखते हुए हम ड्रग्स को ना दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद रिसेप्टर। रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये दो तरह के हैं, एक हैं एंटेगनिस्ट, दूसरे हैं एगनिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, जो एंटेगनिस्ट हैं ये क्या करते हैं, रिसेप्टर की साइट को ब्लॉक कर देते हैं। ये गया, साइट को ब्लॉक किया, तो जैसे ही केमिकल मैसेंजर आएगा वो तो एक्टिव साइट के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाता, तो मैसेज कहाँ से कन्वे करेगा, तो मैसेज कन्वे नहीं हुआ। इसका उल्टा एगोनिस्ट, ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट के ऊपर लग गए और केमिकल मैसेंजर का काम करेंगे, मैसेज को कन्वे कर देंगे, लाइक केमिकल मैसेंजर। और एगोनिस्ट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं व्हेन देयर इज नो केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर की एब्सेंस में। दोनों को फिर से देखिए, एंटेगनिस्ट ये क्या करता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक करके मैसेज कन्वे नहीं होने देता, लेकिन एगनिस्ट मैसेज को कन्वे करता है। एंटागनिस्ट और एगोनिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग, एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स। तो ये दो तरह के हैं, एंटागनिस्ट एंड एगोनिस्ट, दूसरे हैं एगोनिस्ट। ये क्या करता है, ये हमारे पास एक्टिव साइट थी रिसेप्टर के ऊपर। ठीक, ये एक्टिव साइट थी। ये ड्रग ने क्या किया, आके इसकी साइट को ऑक्युपाई कर लिया, एंटागनिस्ट ने। इसने इसकी साइट को ऑक्युपाई कर लिया और ये जब केमिकल मैसेंजर आया तो इसको यहां पे जगह नहीं मिल रही है, मतलब मैसेज ब्लॉक हो गया। इसने इसको इमिटेट किया, राइट, इसको कॉपी किया कि तेरी जगह पे मैं यहां पहुंच गया हूं, तेरे को नहीं आने दूंगा। तो हम उन ड्रग्स की बात करें जब हम ये चाहते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर का मैसेज कन्वे नहीं होना चाहिए, इसको हमें कन्वे नहीं होने देना है, देन एंटागनिस्ट ड्रग्स जो है वो यूज की जाती है। एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है, व्हेन देयर इज नो केमिकल मैसेंजर, कोई केमिकल मैसेंजर नहीं है, ये मेडिसिन आई, यहां पे लगी और इसने मैसेज कन्वे कर दिया। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल मैसेंजर इस ड्रग ने मैसेज कन्वे कर दिया। तो इट वॉज एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स, एंटागनिस्ट एंड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मैसेज कन्वे करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ केमिकल मैसेंजर। यहां पे एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। और इधर केमिकल मैसेंजर तो है, लेकिन उससे पहले इस ड्रग ने, जो हमारे पास एंटेगनिस्ट है, उसने इसकी जगह ले ली और जो मैसेज इसने कन्वे करना था उसको ब्लॉक कर दिया, राइट। तो हम लोग केमिकल मैसेंजर की एब्सेंस में एगोनिस्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस रिसेप्टर की वजह से, ये तो चलो इनकी एक्टिविटी की हो गई, ड्रग्स की एक्टिविटी के बेस पे हमारे पास दो और कैटेगरीज आ गई। केमिकल मैसेंजर
खुद सेल के अंदर एंटर नहीं करता। आपने जो भी रिसेप्टर और ड्रग का इंटरेक्शन देखा, केमिकल मैसेंजर अंदर एंटर नहीं करता, लेकिन एंट्री के बिना वो अपना मैसेज कन्वे कर देता है। यहां आके लगा, ठीक है, केमिकल मैसेंजर इधर लगा एंड इट वाज रिसेप्टर, मैसेज इसने कन्वे कर दिया, लेकिन एंटर नहीं किया, अटैच होगा और वहां से चला जाएगा। अब ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये कौन कौन हो सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के केमिकल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज केमिकल मैसेंजर। एक है हार्मोन्स और दूसरे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, जब हम बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर करेंगे, फुल फ्लेज लेक्चर है इसके ऊपर, तो मैं ज्यादा यहां पे डिटेल नहीं करूंगी। हार्मोन्स, दीज आर केमिकल्स secreted by ductless glands. ductless glands, हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के हार्मोन जनरेट होते हैं? इंसुलिन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज, राइट, देन थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जिसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन, these are secreted by ductless glands directly in blood stream, directly blood stream के अंदर रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। through blood stream they reach to target। जिस टारगेट के पास इनको पहुंचना है, टारगेट मॉलिक्यूल, ये वहां से जाएंगे। तो दिस वॉज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स आर नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जिस वक्त हम किसी डेंजर में होते हैं, हम घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर उस वक्त अगर टेस्ट किया जाए तो एड्रीनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, वो हार्मोन एक्सेस में होगा, ऑटोमेटिकली बॉडी में रिलीज हो जाता है। जैसे ही आप स्ट्रेस फील करोगे, आपको टेंशन होगा, आपकी बॉडी के अंदर एड्रीनालिन हार्मोन का बैलेंस नहीं रहेगा, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप नॉर्मल हो, हर चीज का लेवल नॉर्मल है, ठीक है। हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, हार्मोन ऑफ सैडनेस, हार्मोन ऑफ एंजॉयमेंट, हर चीज आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इवन योर मूड, अरे मेरा मूड ठीक नहीं है, इट मीन्स समथिंग इज प्रॉब्लम विद योर हार्मोन्स, राइट। तो ये मैं बता रही थी कि केमिकल मैसेंजर्स, एकदम से बॉडी रिएक्ट करती है इन केमिकल्स के लिए। दूसरे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो वर्ड आ गया, मींस नर्व सेल्स। अब यहां पे बात आ गई नर्व सेल्स की, ठीक है। नर्व सेल्स, आपको पता है उनका स्ट्रक्चर आप छोटी क्लासेस में बनाते हो, तो इस तरीके से मैं बस थोड़ी सी कोशिश करूंगी बनाने की, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ओके। नर्व सेल्स इस तरीके से, ये इसकी लंबी सी टेल होती है, ये आगे ऐसे इसके टेंटिकल्स होते हैं, इधर दूसरा नर्व सेल आ गया, उसके टेंटिकल्स होंगे, ऐसे उसका न्यूक्लियस होगा, इस तरीके से ये लंबी चेन रहती है नर्व सेल्स की। तो एक नर्व सेल से मैसेज दूसरे नर्व सेल को जाता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को चला जाए या नर्व सेल से डायरेक्ट मसल्स को चला जाए, तरीका सेम रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो जैसे ही केमिकल एक नर्व सेल के पास आया, उसने वो जो भी एमिशन है, प्रोसेस वही रहेगा रिसेप्टर और केमिकल मैसेंजर का, लेकिन अब यहां पे मीडियम कौन है? नर्व सेल्स। जो रिसेप्टर थे दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। तो यहां से ये मैसेज पास ऑन होगा, जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है। अब आपने किसी चीज को, गर्म चीज को हाथ लगा दिया, नर्व मैसेज लेके गई ब्रेन तक कि ये हॉट है, क्या करना चाहिए, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ कि हाथ हटा लीजिए। तो ये कम्युनिकेशन है, दिस इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये नर्व सेल्स के थ्रू गया। इसी तरीके से जो मेडिसिन हैं वो इसी रूट को फॉलो करती हैं। जब किसी को पेन हो रहा होता है, उसको मेडिसिन दी जाती है, तो दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। पेन किलर्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है किसी की सर्जरी हुई, मेडिसिन दे दी तो दर्द खत्म हो गया। अरे दर्द तो होता जा रहा है, बट
वो नर्व्स जो उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है कि पेन हो रहा है, पेन की सेंसेशन को वो कट कर देता है. दिस इज द वे हाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट. ठीक है, मैक्सिमम ऑल एनाल्जेसिक्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स. इसको थोड़ा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखो हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे रिसेप्टर्स हैं, स्मेल का, टच का, टेस्ट का, और हर रिसेप्टर के लिए एक्टिव साइट अलग अलग होगी. उनका केमिकल मैसेंजर तो अलग होगा ही, एक्टिव साइट भी अलग होगी, और उनकी स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब कौन से अमाइनो एसिड उसमें लगे हैं, दैट विल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर. एक से दूसरा बिल्कुल डिफरेंट होगा. ठीक है, तो ये थे हमारे पास नेचुरल केमिकल मैसेंजर्स. इधर से हमारे पास जो भी केमिकल दिया गया था वो मैसेज लेके गया. मैसेज कन्वे करने के इमीडिएट बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं. जैसे ही ये मैसेज देते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज जा रहा है, और जो भी केमिकल यहाँ पे ट्रांसफर हुआ उसने मैसेज कन्वे किया. इट कन्वेज मैसेज, और मैसेज कन्वे करने के इमीडिएट बाद इट डिग्रेड्स. ये खत्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. अब ये जो डिग्रेडेड पोर्शन है वापस पहुंचता है जहां से स्टार्ट हुआ था, और उसको फिर से रेडी कर दिया जाता है अगेन मैसेज को कन्वे करने के लिए. तो इस तरीके से ये तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है. न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में भी तो प्रेजेंट हैं. जब आपने कोई मेडिसिन नहीं ली है तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन दे तो रही है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स. जहां आपकी सेंसेस यूज हो जाती हैं, जहां आप वॉलंटियरली कुछ करते हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर वर्किंग देयर. तो इस तरीके से जितने भी केमिकल्स हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड करके बॉडी के अंदर अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं. तो ड्रग्स भी इसी चीजों को फॉलो करता है. जो चीजें बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट हैं उनका सब्स्टिट्यूट, समटाइम्स उनकी रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए, समटाइम्स उसको बूस्ट करने के लिए हम केमिकल्स को सिंथेटिकली लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं, और एज पर हम उनको यूज करते हैं. तो ये था थोड़ी सी जानकारी जो मैं आपको मेडिसिन के बारे में देना चाहती थी. कौन सी हैं मेडिसिन, इनके बारे में हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे. अब देखो मेडिसिन साइड इफेक्ट देती है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी मेडिसिन उठा लीजिए, आप पैरासीटामोल को भी नेट पे डालोगे तो उसके कितने सारे साइड इफेक्ट वो गिनवा देगा. अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन का. क्या मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है? यस, ऑफ कोर्स होता है. जब ड्रग डिजाइन की जाती है, ड्रग बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, तो फोकस यही रहता है दैट इट शुड हैव मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम लॉस टू द बॉडी. लेकिन एक बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट दूसरों पे भी आ जाता है. और डिग्रेडेशन के बाद जैसे ही जो मेडिसिन है वो मेटाबोलाइज हुई, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, वो टूट गई बॉडी के अंदर जाके एसिमिलेट हो गई, उसके बाद उसको बॉडी से बाहर भेज देना होता है, राइट. तो साइड इफेक्ट दो तरीके से हो सकता है. पहली पॉसिबिलिटी ये है, इट मे बाइंड, अ ड्रग मे बाइंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ रिसेप्टर. एक से ज्यादा रिसेप्टर के साथ वो बाइंड कर गया. बाइंड तो किसी पर्टिकुलर के साथ करना था, लेकिन मिलती जुलती शेप थी, वो दूसरे के साथ भी कंबाइन कर गया. आपने सुना होगा कईयों को दवाई से भी एलर्जी हो जाती है, मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है. अभी कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं, कईयों को तो वो वैक्सीन भी रिएक्ट कर गया. मींस मे बी वो जिस रिसेप्टर से बाइंड करना चाहिए था उसको छोटा सा मैसेंजर आरएनए का ट्रिप, उसमें एक छोटी सी फ्रेगमेंट डाली गई है, मेडिसिन बनाई गई है, तो मे बी वो किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है. हर बॉडी का अपना अपना रिएक्शन रहता है, अपनी अपनी एक्टिविटी रहती है उसके रिसेप्टर्स की. तो एक से ज्यादा के साथ कंबाइन कर गया. दूसरा, ड्रग ली, उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, उसने जो फंक्शन प्ले करना था कर दिया, लेकिन जब वो डिग्रेड हो गई, अपना काम उसने कर लिया, उसका डिग्रेडेड पोर्शन जो मेटाबॉलिज्म के बाद बचा हुआ उसका जो भी रेजिडुअल मटेरियल था वो अभी भी बायोलॉजिकली एक्टिव है. इफ द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ ड्रग इज बायोलॉजिकली एक्टिव, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा. देखो जब उसके साथ आके उसने कंबाइन किया, इट वाज लाइक दिस.
अब ये डिग्रेड हो गया, छोटे छोटे पोर्शंस में हो गया, लेकिन हो सकता है ये वाला किसी रिसेप्टर के अंदर जाके फिट हो जाए, क्योंकि उसकी शक्ल इसके जैसी है। तो उसका डिग्रेडेड पार्ट जो था, उसका डिग्रेडेड प्रोडक्ट था, इट इज ऑल्सो बायोलॉजिकली एक्टिव और इट इंटरेक्ट्स विद सम अदर रिसेप्टर। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ ड्रग, ये पर्टिकुलर उसी रिसेप्टर के साथ कंबाइन करना चाहिए जिसके लिए इसको बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। एंड यस, इट शुड नॉट मेटाबोलाइज, ठीक है, इट शुड नॉट मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग द टारगेट। ऐसा ना हो कि जिस टारगेट तक इसको पहुंचाना था वो वहां पहुंचा नहीं, रास्ते में ही उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, तो जो काम उसको करना था वो बॉडी के अंदर नहीं होगा। जिस जो भी डिजीज होगी उसके क्योर के लिए या रिलीफ के लिए उसको बॉडी में भेजा गया होगा, तो वो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, अब सर दर्द की दवाई से सर दर्द ही हटता है, पेट दर्द की दवाई से पेट दर्द ही हटता है। तो ये सारा इसलिए क्योंकि हर मेडिसिन का, हर केमिकल मैसेंजर का एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट रहता है, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर रहता है, तो वो वहीं पे जाके काम करेगा। अब सर दर्द की दवाई खा के आपको उल्टे थोड़े हो जाना कि दवाई यहां से खाई तो वो सिर में पहुंच जाए। वो बॉडी एसिमिलेट करेगी और पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाएगी जो हेडेक के कनेक्शन को कट कर देगी। दर्द तो होता रहता है, बस आपको महसूस नहीं होता। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स हमारी डेली लाइफ के अंदर हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, नोट्स को कंप्लीट कीजिए। अलग से भी नोट्स भेजने वाली हूं मैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ मेडिसिन को और डिटेल में पढ़ने के लिए। टिल देन, मेक योर नोट्स।